DBL की ट्रेड करवाई, उसके अंदर मैंने 3 to 4 लाख रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट किया और उसके अंदर मुझे करीब 20 से 25% का लॉस भी बुक करना पड़ा। तो ब्रोकर आई थिंक 3x 4x का मेरे को मार्जिन देता था, तो और वो साल मेरे लिए काफ़ी लकी रहा और जो 6-7 लाख रुपए से मैंने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट किया अपना। ज़्यादातर मैं निफ्टी 20 के अंदर काम करना पसंद करता हूँ। निफ्टी 20 और ऑप्शंस को मैं हैज करके काम करता हूँ। लोगों को बोला जाता है कि आप ऑप्शन बाइंग को छोड़ के ऑप्शन सेलिंग के अंदर आइए, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर रिस्क कितना ज़्यादा है। तो अब पूरे के पूरे लोट की वैल्यू है 16 लाख रुपए बनती है, 16-17 लाख रुपए आई थिंक। ये F&O में काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है, प्लान भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो रियल पैसा बनता है बाजार के अंदर वो लॉन्ग टर्म के अंदर ही बनता है। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारी हर बार कोशिश यही रहती है कि हम आपके लिए किसी मार्केट एक्सपर्ट को लेके आएँ और उनसे उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करें और मार्केट के बारे में डिस्कशन करें। तो इसी सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर लवलीन गोयल जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बड़े सागर जी, आप बताइए कैसे हैं? ऑल गुड सर। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आप सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं जी, तो आपकी ये जर्नी कैसी रही? आप बहुत टाइम से मतलब 2015 से आप मार्केट में हैं, तो 2015 से 2024 का जो पीरियड रहा है, एक बड़ा पीरियड है जी। लॉन्ग टर्म है, तो इसमें आपने उतराव चढ़ाव भी देखे होंगे, ठीक है? तो इसमें आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपने स्टार्ट किया इसको? तो बेसिकली मेरी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी थी वो शुरुआत हुई 2015 से। जब मैंने 2015 में अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं जॉब ढूंढ रहा था। तो अब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो ग्रेजुएशन के बेस पे तो कहीं पे जॉब मिलेगी नहीं, तो मैंने एक अकाउंटिंग का छोटा सा कोर्स किया था। उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर मैं एक CA फर्म सर्च कर रहा था, जहाँ पे मुझे मतलब मैं स्किल भी अपने डेवलप कर सकूँ और थोड़ा सीख भी सकूँ मैं, और मेरी प्रैक्टिस भी हो सके। उसके बाद मेरे किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया, क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर रहा था। फिर मैंने 2016 में जनवरी में उस CA फर्म को ज्वाइन किया। ज्वाइन होते ही मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। उसके बाद जो वहाँ पे हमारे CA थे, वो हम जहाँ पे जो भी स्टाफ हुआ करता था वो सभी का डीमेट अकाउंट ओपन करवाते थे और उन अकाउंट्स के अंदर वो IPO एप्लीकेशन लगाते थे। तो ऐसे ही उन्होंने मेरा भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाया। उसके बाद जैसे ही फिर वो उन्होंने कुछ एक एप्लीकेशंस लगानी स्टार्ट की, तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा मार्केट के अंदर। जो उस टाइम पे क्या होता था कि जो एप्लीकेशंस होती थी IPO की, वो ऑफलाइन सबमिट करवानी होती थी। तो जो उनका ब्रोकर था, उन ब्रोकर के पास मैं ही जाया करता था एप्लीकेशंस को सबमिट करवाने के लिए। तो मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ऐसे ऐसे अप्लाई किया जाता है और ऐसे ऐसे IPOs के अंदर पैसा भी बनता है। तो फिर मैंने अपने सर से डिस्कस किया कि सर क्या मैं भी अपनी एप्लीकेशन लगा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, लगा ले। फिर उस टाइम पे जो मैंने सबसे पहले IPO अप्लाई किया वो था हुडको का, और कॉन्सिडेंसली मेरे को अलॉटमेंट भी मिली। वो आई थिंक 40 रुपये के आसपास IPO आया था और मैंने 50-60 रुपये पे उसको निकाल दिया था लगभग। तो मेरे को 3 से 4 हज़ार रुपये उस एप्लीकेशन पे प्रॉफिट हुआ था। तो मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे वहाँ पे एक सीनियर हुआ करते थे, तो उनसे मैं डिस्कस करके थोड़े थोड़े स्टॉक्स बाई करने लगा मैं अपने ही डीमेट अकाउंट के अंदर। मेरे को क्योंकि कुछ तो मालूम था नहीं, मैं उनसे पूछ लेता था कि भैया कौन सा स्टॉक बाई करूं, तो वो बता देते थे मुझे कि आप ये स्टॉक बाई कर लो। फिर मैं कभी निकलना होता तो मैं उनसे ही राय लेता था कि कब निकलूं, तो वो मुझे बताते थे। ऐसे वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद करते करते थोड़े थोड़े पैसे लगाने लगा, जो मेरी सेविंग्स के जो पैसे थे और जो मुझे CA फर्म से पैसे मिलते थे, मैं मार्केट के अंदर लगाने लगा। तो करते करते फिर मैंने 6 महीने बाद CA फर्म अपनी चेंज भी कर ली। फिर मैं अब जो मेरे भैया थे जो मेरे को वहाँ पर रिकमेंड किया करते थे, उनसे थोड़ा सा गैप बढ़ गया हमारे बीच। तो अब मेरे को इंडिपेंडेंटली मार्केट में कुछ तो करना था ही। तो मैं क्या करता था, मनी कंट्रोल की ऐप खोल के, वहाँ पे लोग जो फोरम पे डिस्कशन चलता है उनका, तो मैं वहाँ से रिकमेंडेशंस को ढूंढना स्टार्ट कर दिया मैंने। या फिर वहाँ मनी कंट्रोल की एक एडवाइजरी सर्विसेज भी होती है जो वहाँ पे फ्री में मिलता है कि आप किसी रिसर्च एनालिस्ट ने कहा किस स्टॉक के बारे में क्या बोला, तो मैं वहाँ से टिप्स लिया करता था और मार्केट के अंदर लगाया करता था। तो उस टाइम पे कॉल ट्रेड में किया करता था और कभी कभी प्रॉफिट भी होता था, कभी कभी लॉस भी होता था। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती रहीं। फिर उसके बाद मेरे पास गुजरात से, MP से, वहाँ से भी कॉल्स आने लगे, जो है अक्सर हर ट्रेडर के पास कॉल आते ही हैं कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। मैंने बोला हाँ करते हैं।
तो वो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। मुझे लगा कि अभी तक तो मैं टिप्स ढूंढने के लिए खुद जाया करता था, अब तो टिप्स बैठे बैठे मेरे पास आ रही है। तो उन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कुछ स्टार्टिंग में डेमो दिए, डेमो में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो उनके बाद उन्होंने मेरे को एक ऐसी ट्रेड दी, आई थिंक DBL की ट्रेड करवाई। उसके अंदर मैंने 3 to 4 लाख रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट किया, और उसके अंदर मुझे करीब करीब 20 से 25% का लॉस भी बुक करना पड़ा, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड लोग थे, वो स्टॉप लॉस वगैरह कुछ बताते नहीं थे। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करवाने पे रहता था, और अगर वो लॉस हो जाता था, वो लॉस में कोई भी भागीदारी नहीं लेते थे। ठीक है। तो इस तरीके से करते करते थोड़े हाथ भी जलाने स्टार्ट करे। तो बात है 2017 की। उस टाइम पे एक IPO आया था, अपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड करके। IPO का प्राइस था, ओपन प्राइस आई थिंक 175 का था, और 220 रुपये के आसपास वो लिस्ट हुआ था। तो मेरे को अलॉटमेंट मिली। मैंने 3 से 4 एप्लीकेशन लगाई थी, और 2 से 3 एप्लीकेशन मेरे को करीब करीब अलॉटमेंट भी मिली थी। तो उस स्टॉक को मैंने IPO के प्राइस से होल्ड किया हुआ था, और वो स्टॉक आई थिंक जो उसने लास्ट अपना हाई लगाया, और वो हाई अभी तक ब्रीच भी नहीं हुआ है। 939 का उसने 2 से 3 महीने के अंदर हाई भी लगा दिया था स्टॉक ने। 175 वाला स्टॉक 939 तक चला गया था। तो मुझे समझ में आने लगा, यार ये तो स्टॉक, मैंने इसकी नब्ज पकड़ ली इस स्टॉक की। ठीक है, कि यार ये स्टॉक मेरे को नुकसान करवा ही नहीं सकता। तो जब वो स्टॉक 850 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो मुझे लगा इस स्टॉक के अंदर डेली अपर सर्किट लग रहे हैं, आज भी डेली की तरह अपर सर्किट लगेगा। तो मैंने अपने ब्रोकर को कॉल करके बोला कि इस स्टॉक की 3000 क्वांटिटी बाई कर लो, क्योंकि वो 100x के आसपास आई थिंक उस टाइम पे मेरा ब्रोकर लीवरेज देता था इंट्राडे के लिए। तो मैंने उसको 850 रुपये के भाव पे 3000 क्वांटिटी बाई करने के लिए बोल दिया। सॉरी, 850 नहीं, 930 रुपये के आसपास, 930 रुपये के आसपास मैंने बाई करने के लिए बोल दिया। तो उसके बाद अपर तोड़ा उसने 939 का हाई लगाया उस स्टॉक ने, फिर वापस से वो नीचे आ गया। लेकिन मुझे पता ही नहीं था मार्केट का, किस इसके स्टॉक के अंदर सिर्फ अपर सर्किट ही देखा था मैंने अब तक लगते हुए। मुझे मालूम नहीं था कि लोअर सर्किट भी लग सकता है। तो मुझे उसी दिन ही पता चला कि लोअर सर्किट नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर वो स्टॉक 850 रुपये का आ गया। फिर मेरे ब्रोकर का फ़ोन आया कि सर ये स्टॉक इस स्टॉक ने तो उल्टी चाल चलनी स्टार्ट कर दी है, अब आप इस पोजीशन को काटो। मैंने कहा कि अब कहाँ पे पोजीशन काटो, मैंने उससे पूछा। तो उसने बोला कि आप अपना स्टॉप लॉस तो लगाओ। मैंने अभी तक तो स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था। तो 850 रुपये के आसपास उसने मेरी पोजीशन को काट दिया। उस पोजीशन के अंदर लगभग मेरे को 3 लाख रुपए का लॉस हुआ। ये अब तक का मेरा सबसे बड़ा लॉस था स्टार्टिंग जो आज तक आपका लॉस हुआ है सबसे बड़ा लॉस 3 लाख वाला। हाँ, नहीं, स्टार्टिंग फेज में मतलब मेरा 3 लाख रुपए का लॉस हुआ। फिर लॉस होने के बाद मेरी तो नींद ही उड़ गई, क्योंकि मैं एक जॉब करने वाला पर्सन था, और उस टाइम पे 10-12 हज़ार पे मेरी सैलरी हुआ करती थी। और वो पैसे मेरे खुद के पैसे भी नहीं थे, वो मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉल करके लगा रखे थे। अब क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड से पैसे तो विड्रॉल कर रखे थे, अब उनका बिल भरना था। फिर मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनी को फ़ोन किया कि मुझे ऐसे ऐसे EMI में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फिर मैंने अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग EMI बनवा ली मैंने। तो लगभग 2-3 साल तक मैं EMI ही भरता रहा, और मैं मार्केट से दूर हो गया। फिर बात 2020 तक तो मैं EMIs ही अपनी क्लियर करता रहा। फिर 2020 में फिर एक IRCTC 19 या 20 के आसपास IRCTC का IPO आया। फिर वापस से मैंने उसके अंदर लगाया, फिर मेरे को वापस से प्रॉफिट हुआ उसके अंदर, IRCTC के अंदर। फिर उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ मेरे को। 3 से 4 लॉट मेरे को मिले थे, उसमें अप्रोक्स डबल ही हो गए थे मेरे पैसे उसके अंदर। फिर SBI कार्ड का IPO आया, वो लगाया, उसके अंदर भी अलॉटमेंट आ गई। लेकिन थोड़ा क्या हुआ, बदनसीबी ये थी कि उसी टाइम पे कोविड भी आ गया। जो 700 रुपये के आसपास का जो स्टॉक था, वो आई थिंक 500 रुपये पे आ गया था वो। और मेरे पास 3 से 4 लॉट थे SBI कार्ड के। पर मैंने तो सोच रखा था कि अगर मेरे को प्रॉफिट में ही निकलूंगा मैं, ठीक है, जब मार्केट रिकवर करेगा तो मैं जब इसको निकाल दूंगा। क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे ज़्यादा पोजीशनें नहीं थी, तो मैंने कोविड पे मतलब मैं पैनिक भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी एक सिंगल स्टॉक के अंदर पोजीशन थी, 3 से 4 लॉट ही थे मेरे पास, और दो तो मैं पैनिक भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर। जब मार्केट के अंदर इतना तगड़ा फॉल आया, मैं पैनिक नहीं हुआ बिल्कुल भी। फिर उसके बाद 5 से 6 महीने बाद वो मेरे लेवल्स आए, जिस लेवल पे मेरे को अलॉटमेंट हुई थी, फिर मैं उस पोजीशन से निकल गया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि F&O नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर 2020 के लास्ट में मेरे को F&O का पता चला टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू कि F&O भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के ऑप्शंस को बाई किया मैंने। पहले मैंने आई थिंक 1 लॉट खरीदा 3 रुपये के आसपास, फिर वो भाव आ गया 2.5 रुपये, फिर मैंने एक और लॉट प्लस कर लिया, फिर आया 2 रुपये,
फिर मैंने एक और प्लस कर लिया। मुझे लगा कि यार वो रिकमेंडेशन तो दी है, ऊपर तो जाएगा, इन्होंने जो टारगेट दे रखा है वो मुझे मालूम नहीं था कि वो नीचे भी जाएगा और वो जीरो भी हो सकता है। मैं अवेयर ही नहीं था इस चीज़ से। जैसे जैसे वो नीचे आता गया मैं इसको एवरेज करता गया। आखिर में जब उसकी एक्सपायरी आई तो मेरा सारा पैसा जीरो हो गया। तो उस एक्सपायरी के अंदर 2000 मतलब आई थिंक जनवरी की बात है ये 2021 की, तो मुझे 3.5 से 4 लाख रुपए का सिर्फ एक सिंगल ऑप्शंस के अंदर मेरे को लॉस हुआ। लॉस करने के बाद मुझे मालूम चला कि ऐसे भी कोई चीज़ होती है कि ऑप्शन जीरो भी हो जाते हैं। मतलब मुझे पता तक नहीं था और मैंने अपने 3.5-4 लाख रुपए इसके अंदर जीरो भी कर लिए। फिर उसके बाद मेरी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट आया 2021 के अंदर, मेरी बेटी हुई। उसके बाद मुझे लगा यार अब घर में लक्ष्मी आई है तो अब कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। तो फिर मेरे पास पैसे तो ख़त्म हो चुके थे क्योंकि वो 3-4 लाख रुपए मैं जीरो कर चुका था। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मार्केट को, लेकिन मैंने ऑब्जर्व करना नहीं छोड़ा। फिर मैंने कुछ कोर्सेज़ वगैरह भी करे, तो मार्केट को लेकर जो मेरी सोच थी वो चेंज हुई कोर्सेज़ करने के बाद। फिर धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और जो मेरी सैलरी थी वो मैं धीरे धीरे मार्केट के अंदर लगाता गया। कि लेकिन अब मैं समझ गया था कि एफ&ओ से और मतलब बिना सीखे मार्केट को नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। फिर उसके बाद थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ के अंदर। फिर मैंने चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी आने लगा। जैसा कि पहले तो क्या आता था, कुछ भी नहीं बच पाता था, लेकिन जब मैंने सीख के चीज़ों को करने लगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी घर आने लगा। फिर मुझे लगा कि इस मार्केट के अंदर पोटेंशियल तो काफ़ी है, अगर हम सीख के काम करेंगे काफ़ी अच्छे लेवल तक इस मार्केट के अंदर जा सकते हैं। फिर मैं अपनी जॉब में भी लगा हुआ था, साथ साथ ट्रेडिंग भी करता था और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी आता था। और मैंने आई थिंक 2022-23 का जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था वो मैंने 5 से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट भी बुक किया पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जो ये वो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर था जिसके अंदर मैंने ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर क्लोज किया था वो फाइनेंशियल ईयर अपना। फिर 2023 के अंदर मुझे लगा कि यार लाइफ के अंदर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, कि यार जॉब में कब तक जॉब करेंगे। उस टाइम पे मेरी सैलरी जो थी एज अकाउंटेंट 30,000 के आसपास मेरी सैलरी हुआ करती थी। तो मैंने कहा कि यार 30,000 तो मेरी सैलरी है ही, अगर मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ में रिस्क ले लेता हूँ। और मैंने 4 से 5 लाख रुपए जो मैंने बताया कि मेरा प्रॉफिट हुआ था वो मेरे हाथ में भी थे और साथ में मेरी कुछ सेविंग्स भी थी। तो मैंने कहा यार अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेके देखते हैं और मार्केट को ना फुल टाइम करके देखते हैं कि क्या होता है मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर मान लो मैं एज अकाउंटेंट 30,000 की जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो पाया तो मैं 20,000 25,000 रुपये की जॉब दोबारा भी पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई भूखा तो मैं मरूंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा। तो फिर 2023 में 1 मई से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग के अंदर आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग भी करता रहा। MTF के अंदर मैं पोजीशन बनाता था, कैश के अंदर काम करता था, क्योंकि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करता था उस टाइम पे। तो धीरे धीरे मेरे को प्रॉफिट भी होने लगा। मैं पोजीशन अपनी इस हिसाब से बनाता था कि मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपये किसी स्टॉक के अंदर डाले हैं तो 25 रुपये मेरे होते थे और 70-75 रुपये ब्रोकर के होते थे। तो मेरे को लीवरेज का बेनिफिट मिल जाता था और मार्केट भी उस टाइम पे ट्रेंडिंग थी, ठीक है, तो मेरे को प्रॉफिट हो जाता था। उस साल मतलब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है करीब करीब मैंने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया, जो कि मेरा काफ़ी अच्छा साल रहा। फिर लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में मेरे को मालूम चला कि सेबी रजिस्टर्ड क्या चीज़ होती है ये। मैं अक्सर वीडियोज़ में देखा करता था कि लोग बोलते थे आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो मैंने कहा यार ये सेबी रजिस्टर्ड क्या चीज़ है, कि मैंने तो फुल टाइम अपना करियर भी स्टॉक मार्केट को बना लिया और मुझे अभी तक ये भी नहीं मालूम कि सेबी रजिस्टर्ड भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, तो उसमें देखा गया कि जो क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अब तो खैर सेबी ने थोड़े से रूल्स और मतलब कंफर्ट कर दिए लोगों के लिए, अब ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो मुझे मालूम चला कि मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन तो मेरे पास है ही, मुझे जस्ट एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरे पास ITR भी है, सब कुछ है, तो ये ट्राई करके देखते हैं। बस यहीं से मेरी सेबी रजिस्टर्ड की लाइफ स्टार्ट हुई और पिछले साल मतलब इसी साल मेरे को जून 2024 में सेबी से लाइसेंस भी मिला। ओके, ग्रेट। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था 2023 की बात बता रहे हैं आप, मतलब जो फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करना जी, कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था आपने? उस टाइम पे मेरी टोटल मैंने जो मार्केट में कैपिटल लगाई थी 6 से 7 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी मैंने। और क्योंकि मैं लीवरेज का बेनिफिट ले रहा था, क्योंकि मैं लगाता था अपना 25 रुपये और जो प्रॉफिट होता था वो मुझे 100 रुपये के हिसाब से होता था। मैंने बताया ना कि मैं MTF पे ट्रेड किया करता था, तो ब्रोकर आई थिंक 3x 4x का मेरे को मार्जिन देता था। तो और वो साल मेरे लिए काफ़ी लकी रहा और जो 6-7 लाख रुपए से मैंने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट किया अपना। उस बीच में मतलब बहुत फेज भी आए होंगे। हाँ जी, एक बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा, एक बिल्कुल बड़ा लॉस भी देखने को मिला होगा। हाँ, उस टाइम की कंडीशन क्या होती है?
2023-24 में हाँ। जो प्रॉफिटेबल ईयर था, क्योंकि मैंने अपना मेरे को पता लग गया था कि जब तक हम रिस्क को मैनेज नहीं करके चलेंगे तो हम मार्केट के अंदर नहीं रह सकते। तो मैंने अपने रिस्क को मिनिमाइज कर दिया था। मैं लॉसेस को छोटे छोटे लॉसेस लेने लगा, और जब मैं राइड एंजॉय करता तो मैं बड़ी बड़ी राइड को एंजॉय किया करता था मैं। तो मतलब मेरे जो लॉस हुआ करते थे ना, मतलब ये लगा लीजिए कि कैपिटल अगर मैं किसी स्टॉक के अंदर 10% का टारगेट लेके चल रहा हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहता था 3 से 4% का ही रहता था। तो इस सिनेरियो के उस मतलब टाइम के अंदर मैंने बड़े लॉसेस नहीं देखे मार्केट के अंदर। तो वो आप ऑप्शन में करते थे या फिर इंट्राडे में करते थे? मैं बेसिकली मैं पोजिशनल काम करता था स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स के अंदर पोजिशनल वर्क? हाँ जी, इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर जी। और अभी भी आप इक्विटी में ही करते हैं? अब मैं इक्विटी भी करता हूँ और मैं साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी करता हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने नेगेट नहीं करता, मैं कवर्ड ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस करता हूँ। ज़्यादातर मैं निफ्टी 20 के अंदर काम करना पसंद करता हूँ। निफ्टी 20 और ऑप्शंस को मैं हेज करके काम करता हूँ, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलता हूँ। कैसे करते हैं वो? निफ्टी 20 आपको पता है जो इंडेक्स है हमारे, वो रेंज बाउंड के लिए बने हैं, और जो स्टॉक बने हैं वो रेंज बाउंड के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, लोगों को बोला जाता है कि आप ऑप्शन बाइंग को छोड़ के ऑप्शन सेलिंग के अंदर आइए, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर रिस्क कितना ज़्यादा है। आप बड़े प्लेयर्स को देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, उनके पास इक्विटी होती है हाथ में या फ्यूचर्स होते हैं हाथ में, तभी वो कॉल और पुट को सेल करते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं मालूम रिटेलर्स को। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ कि मैं मंथली स्ट्रैडल सेल करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं निफ्टी के अंदर ही काम करता हूँ, तो मैं मंथली स्ट्रैडल सेल करता हूँ, एट द मनी कॉल और पुट को सेल करता हूँ, और अपने साथ ही साथ प्लान बैकअप के अंदर अपनी कैपिटल भी रखता हूँ। अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट जाती है नीचे की साइड, अगर मेरी पुट इन द मनी हो जाती है तो मैं निफ्टी 20 को उठाने का दम रखता हूँ वहाँ पे, और अगर मेरी कॉल इन द मनी हो जाती है तो मैं निफ्टी 20 को, जो मैंने आपको बताया कि मैं स्ट्रैडल बनाता हूँ, तो मेरे को एक रेंज मिल जाती है 3.5% ऊपर की रेंज, 3.5% नीचे की रेंज। अगर 3.5% गिरती है तो मैं निफ्टी 20 को उठा लेता हूँ, एक लॉट उठा लेता हूँ। ठीक है, और अगर निफ्टी सपोज करिए ऊपर की तरफ भाग जाती है या मेरी ऊपर की साइड की जो रेंज को क्रॉस कर जाती है, तो मैं वहाँ पे जो मेरी निफ्टी 20 होते हैं वो सेल कर देता हूँ, उसमें स्ट्रैडल से आउट हो जाता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, मैं कवर्ड स्ट्रेटेजी ही फॉलो करता हूँ। जैसे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, जी, इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, उसी तरीके से आप भी अपनी पोजीशन को हेज करते हैं? बिल्कुल, मैं हेज करके ही चलता हूँ। मतलब कि अगर मैंने स्ट्रैडल सेल किया हुआ है तो बैकअप में मेरे पास प्लान जरूर रहता है कि मैं अगर मेरी कॉल इन द मनी हुई तो मुझे क्या करना है, अगर मेरी पुट इन द मनी हुई तो मुझे क्या करना है। ओके, जैसे हमारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, तो अगर किसी को आपकी स्ट्रेटजी पे काम करना है तो उसको मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होगा उसका? देखिए, अगर आप निफ्टी की, अब तो निफ्टी का आपको मालूम ही है कि निफ्टी का लोट बढ़ा दिया गया है, 25 से 75 कर दिया गया है, जो अब पूरे के पूरे लोट की वैल्यू है 16 लाख रुपए बनती है, 16-17 लाख रुपए आई थिंक। ठीक है, और आप स्ट्रैडल को सेल करते हैं तो 87,000 के आसपास आपका स्ट्रैडल में लगता है। लेकिन मैंने बताया कि मैं MTF को यूज़ करता हूँ, जिससे 4 से 5 लाख रुपए मेरा निफ्टी 20 का एक लोट आ जाता है, और 80,000 रुपये के आसपास मेरी स्ट्रैडल सेल हो जाता है। तो एक लोट पे काम करने के लिए करीब 5-5.5 लाख, 5.5 से 6 लाख रुपए हमें चाहिए होते हैं। ओके, और उतना ही हमें बैकअप के लिए रखना भी पड़ता है, एवरेजिंग के लिए और बैकअप के लिए। अगर हमारी पुट इन द मनी हो जाती है तो हमें इतना पैसा होना चाहिए हमारे पास, हमारे अकाउंट में, ताकि आप दूसरी पोजीशन भी बना सकें। ठीक है, ये F&O में काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है, प्लान भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रहता है इसमें? देखिए, अगर हम 87,000 की अगर मैं बात करूं कि हमारा स्ट्रैडल के अंदर लगता है, तो करीब जो हमारा प्रॉफिट दिखाता है स्ट्रैडल के अंदर, मैक्सिमम प्रॉफिट, जो आपने देखा ही होगा स्ट्रैडल का जो चार्ट्स बनता है वो इस तरीके से चार्ट बनता है हमारा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है हमारा 20,000 रुपये के आसपास रहता है, कि 80,000 रुपये आप लगा रहे हैं करीब, तो हमारा 20,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट है, तो उसका वो 40% हो गया। निफ्टी 20 को मैं साइड में इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ कि वो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं उसको नहीं मान रहा। अगर वो कहीं भी एक्सपायर हो जाता है स्ट्रैडल किसी भी रेंज में, 3.5% ऊपर या 3.5% नीचे की रेंज में, तो मोटा मोटी 4-5% हमारा फिर भी इजीली आ जाता है निकल के। मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम तो 20% है, तो बहुत कभी मार्केट में पूरे साल में 1-आध महीना ऐसा भी होता है जब हमें स्ट्रैडल के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट भी होता है। लेकिन हम नॉर्मल सिनेरियो में 3 से 4% तो एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं, कितना हमारी रेंज के अंदर हो जाएगा हमें मंथली स्ट्रैडल के अंदर। तो अभी आप कितने कैपिटल से ट्रेड करते हैं? अभी मैं 20 लाख प्लस कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, जो मैं अभी मेरी डिप्लॉय है, और बाकी मेरी बैकअप में जो रखता हूँ वो अलग है। बैकअप में भी मेरे पास 30 to 40 लाख रुपीस पड़े रहते हैं अकाउंट में, पर मैं डीमेट में नहीं डालता हूँ, मैं वो अपने सेविंग अकाउंट में रखता हूँ मैं।
ओके, डीमैट में तभी डालते हैं जब मेरी पुट इन द मनी होगी, जब मुझे कोई नई पोजीशन बनानी होगी तभी मैं सेविंग से ऐड करता हूँ पैसे, अदरवाइज मेरे सेविंग में ही पैसे पड़े रहते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म जो रियल पैसा बनता है बाजार के अंदर वो लॉन्ग टर्म के अंदर ही बनता है। और जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, उनके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए। उसके अंदर देखिए, आप HDFC बैंक हो गए, बड़ी कंपनियां जो हो गई, आपको ज़्यादा रिटर्न एनुअली आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी उसके अंदर रेट, उठापटक। रिलायंस देख लीजिए, कितने साल से वहीं पर ही ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक देख लीजिए। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक किसी कंपनी के अंदर बने रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पैसा जरूर बना के देंगे। और पैसा बाजार के अंदर, ये प्रूवन चीज़ है, प्रूवन मेथड है कि पैसा जो बनता है बाजार के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर ही बनता है। क्योंकि जो ब्लू चिप शेयर्स होते हैं वो नॉर्मली 1 या 2% ही गिरेंगे, ऐसे नहीं गिरेंगे कि भाई 10% गिर गए, 15%, 20% गिर गए। अभी भी आप निफ्टी 50 की जो टॉप 20 या टॉप 10 कंपनीज है, बाजार यहाँ से 12-13% गिर चुका है। आप देख लीजिए TCS, HDFC बैंक, रिलायंस तो चलो मैं बात, वो थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया है जब से वो स्प्लिट हुआ है, ये एक्स बोनस हुआ है। तो लेकिन आप अच्छी कंपनियां देखेंगे वो नहीं हुई हैं करेक्ट अभी तक। रिलायंस का स्प्लिट होने का रीज़न क्या था, क्यों स्प्लिट किया उन्होंने? एक्चुअली स्प्लिट में आई थिंक मेरे ख्याल से बोनस इशू हुआ है उसके अंदर 1:1 का। और वो जब आपको मालूम है कि जब कंपनी बोनस इशू करती है तो लिक्विडिटी जरूर बढ़ती है उस स्टॉक के अंदर। तो जब वो 3,000 रुपये का स्टॉक हुआ करता था तो रिटेलर्स की पहुंच से दूर था। रिटेलर्स जो थे वो कम ही पार्टिसिपेट कर पाते थे। अब वो 1200-1300 रुपये की रेंज में ट्रेड हो रहा है तो रिटेलर्स का भी थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है। वो उनको लग रहा है कि हम अभी हमारी रेंज के अंदर आ गया और हम इसके अंदर बाय सेल भी कर सकते हैं। तो किसी कंपनी का स्प्लिट और बोनस करने के पीछे एक मेन रीज़न यही होता है कि ताकि उसके अंदर रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन बढ़े। ओके, तो अभी जैसे हम देख भी रहे हैं एक चीज़ कि सेबी ने जो ये लॉट साइज बढ़ाया है, मार्जिन साइज बढ़ाया है, ठीक है, प्रीमियम हाई कर दिए हैं सबके, और जो एक्सपायरीज हैं वो वीकली से मंथली बेसिस पे कर दिए। तो क्या इससे इम्पैक्ट आएगा मार्केट में? कुछ मार्केट में बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा इससे कि जो रिटेलर्स थे वो हर एक्सपायरी पे हीरो जीरो खेलते थे, वो खेलना बंद कर देंगे। पहले रोज एक्सपायरी हुआ करती थी, अब मंथ में सिर्फ एक बार एक्सपायरी होगी। जो पूरे मंथ में पैसा बंद करते थे लोग, रिटेलर लेके आते थे, अब वो महीने में एक दिन ही करेंगे। ठीक है, अब रिटेलर का उनको पता चल गया है कि अब इंडेक्स के अंदर तो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉट साइज भी बढ़ा दिए गए हैं। पहले 5-10 हज़ार रुपये में वो सोचते थे कि हम डबल कर लेंगे, अब उसको बाय करने के लिए कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये रिटेलर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये चीज़ और रिटेलर के फेवर में है ये। तो क्या जो 10-15 हज़ार से जो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहता था, अपना मार्केट में एक बार देखना चाह रहा था कि हम ट्रेडिंग करके देखूं कि मुझे कुछ प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, समझना चाहता है 10-15 हज़ार से, तो वो तो मार्केट से बाहर ही हो गए सब ट्रेडर। बिल्कुल, क्योंकि 10-15 हज़ार वाले का तो आपको भी पता है कि क्या फ्यूचर है। अगर आप कितना स्टॉप लॉस लगाएंगे, कम से अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो मिनिमम 10% को तो ऐसा लगाएंगे। उसने 5-7 ट्रेड लेगा, अगर स्टॉप लॉस लगा के भी काम करेगा तो उसकी कैपिटल वैसे भी जीरो हो जानी है। तो बिगिनर्स को तो F&O के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, खासकर 10-15 हज़ार कैपिटल वालों को। अगर 10-15 हज़ार कैपिटल है आपकी तो मेरा ये मानना है कि उनको SIP के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और मार्केट के अंदर नहीं आना चाहिए उनको। और इसकी वजह से जैसे जो सेबी का रूल आया है, अभी सर्कुलर निकला था अभी, उसकी वजह से एक चीज़ हमें देखने को मिली है मार्केट में, डब्बा ट्रेडिंग। ठीक है, डब्बा ट्रेडिंग पहले भी होती थी, बिल्कुल होती थी, ठीक है, होती अब भी है, बट अब बड़े लेवल पे हो गई है। पहले जो टर्नओवर था NSE के बराबर था, मतलब 50,000 करोड़ का उसका टर्नओवर था डेली का, अभी वो 100 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। हाँ जी। तो क्या इससे रिटेलर को कुछ फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, जो डब्बा ट्रेडिंग में लोग हैं, इन्वॉल्व हैं लोग, वो रिटेलर्स ही हैं ज़्यादातर। वो रिटेलर्स डब्बा ट्रेडिंग की तरफ इसलिए जा रही हैं क्योंकि वो अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। सरकारों को भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि मैं डब्बा ट्रेडिंग को सही नहीं मानता हूँ, पहली बात कि डब्बा ट्रेडिंग इलीगल है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो रिटेलर्स आप देख रहे, जिसको आपने जो मुझे आंकड़ा बताया, कितना आंकड़ा बढ़ गया ये, रिटेलर्स इसलिए भाग रहे हैं डब्बा ट्रेडिंग की तरफ कि सरकार ने टैक्सेस काफ़ी बढ़ा दिए हैं। सरकारों को भी थोड़ा सा टैक्सेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल नहीं होता था, पहले 10% किया गया, 10% से 12.5% किया गया। और डब्बा ट्रेडिंग के अंदर आपको भी मालूम है सारा काम कैश के अंदर होता है, तो वो सारी की सारी इनकम जो है उनकी वो हाइड कर सकते हैं। उसमें आपको ब्रोकरेज नहीं देनी, STT नहीं देनी, GST नहीं देनी, नहीं देना कुछ भी। ठीक है, तो अपना ब्लैक का पैसा टोटली इन्वेस्ट कर सकते हैं आप
उस पैसे की कोई ट्रेसमेंट नहीं है। हाँ। लेकिन सरकारों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और तो ये तो एक नॉर्मल डेटा आया है सामने। हाँ जी, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे लेवल पे स्केल पे भी कर रहे हैं, उनका किसी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। और कुछ लोग तो स्कैम भी कर रहे हैं उस चीज़ में, बिल्कुल। डब्बा ट्रेडिंग को लेके, कि आप हमें पैसा दीजिए, फिर उसके बाद लाख रुपए लिए, फ़ोन बंद किया, ख़त्म, आ गया अपने पास में 1 लाख रुपए। तो वो तो गया रिटेलर का बिल्कुल। पैसा। अगर वो मार्केट में लेके आता, कम से कम वो मार्केट में पैसा उसका लगा होता। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो रिटेलर हैं वो डब्बा ट्रेडिंग में भी नुकसान कर रहे थे और मार्केट के अंदर आ रहे थे तो F&O के अंदर भी नुकसान कर रहे थे वो। तो सबसे बड़ा सवाल उठता तो रिटेलर करे तो करे क्या करे। रिटेलर को सबसे पहले सीखने पे ही फोकस करना चाहिए। लर्निंग सबसे ज़रूरी है इस मार्केट के लिए। अगर आप बिना लर्निंग के मार्केट में काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप हमेशा पैसा बर्न ही करते रहेंगे। तो लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी अगर बिगिनर ट्रेडर आता है मार्केट में, तो उसको कितना कैपिटल मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और क्या क्या उसको चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए ट्रेडिंग के टाइम पे, जी, कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, इन चीज़ों को डिनाई करना चाहिए या फिर उनको फॉलो नहीं करना है हमें? देखिए मार्केट ना एक फेज़ होता है मार्केट के अंदर। कोई भी जब ट्रेडर मार्केट के अंदर आता है, ऐसा मैंने ट्रेडर आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा जिसको ने पहला ऑर्डर अपना मार्केट के अंदर डाला और उसको लॉस हुआ हो। जब भी कोई आता है उसको पहला ट्रेड जो डालता है, कहीं से भी इन्फ्लुएंस होकर आता है, हमेशा प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि वो छोटी कैपिटल लेके आते हैं हमेशा। और वो धीरे धीरे उसका फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। 2-4 जब उसकी ट्रेड उसके फेवर में जाती हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। फिर वो सोचता है कि यार अब आपको मालूम है कि क्रेडिट कार्ड आजकल हर किसी के पास है, लोन भी आजकल ईजिली सबको मिल जाता है। फिर क्या होगी, जो बिगिनर जो ट्रेडर्स है ना, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी लिमिटेड ही रहते हैं, पैसा भी लिमिटेड रहता है। वो कहता है कि यार मेरी जब छोटी छोटी ट्रेड्स मेरे फेवर में जा रही हैं तो क्यों ना मैं बड़ा पैसा लगाऊं। तो वो ग्रीड के अंदर आ जाते हैं। बड़ा पैसा जब वो लगाते हैं तो उनका एकदम से सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो ट्रेडर्स जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनको इन खास बातों को ध्यान रखना कि पहली बात, कहीं से भी पैसा अरेंज करके नहीं लगाना है मार्केट के अंदर। जो उनका खुद का अपना पैसा है उसका भी 5 से 10% ही मार्केट के अंदर लगाया जाए। और आप मार्केट के अंदर आए हो तो पहले मार्केट को आपको सीखने की फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्या होगा, जब मार्केट के अंदर आप आए हैं तो पहले आप लर्निंग स्टेज पे हो, आपको थोड़ा थोड़ा कैपिटल ही लगाना है मार्केट के अंदर और आपको टेस्ट करना है। जितना अगर आप लूज भी कर दो, हाँ, आप इतना लूज कर दो कि आपको मतलब फर्क ही ना पड़े। मतलब इतना पैसा लगाइए, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, जिसको आपका खोने का गम ना हो। जब आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दोगे, चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से अपनी कैपिटल को बढ़ाइए। ज़्यादा बड़ी कैपिटल लेके आने की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये मार्केट कभी भी जब रहम नहीं खाती मार्केट किसी पे। इस मार्केट के अंदर गलती की कोई माफ़ी नहीं है, यहाँ पे गलती की सज़ा सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। और क्या क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्टॉप लॉसेस की बात आती है कि आप कोई भी ट्रेड लगा रहे हैं तो उसके अंदर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ठीक है, क्योंकि आपको कोई ना कोई, जब आप ट्रेड डाल रहे हैं, कोई सौदा डाल रहे हैं, तो आपको रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा अपना। ठीक है ना, कि हम इस ट्रेड के अंदर हम इतने रुपए का रिस्क लेंगे। अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, येस बैंक है। येस बैंक किसी टाइम पे 400 रुपये के आसपास भी ट्रेड होता था, 350-400 रुपये के आसपास, और वो स्टॉक 5 रुपये पे भी आ गया। अगर किसी बंदे ने ट्रेड में उस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो उसके 400 रुपये 5 रुपये रह गए हैं। और अगर मैं DLF की बात करूं, 2008 में DLF 1100 रुपये के आसपास ट्रेड होता था, वो लेवल आज तक नहीं आए हैं। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, क्योंकि आप मार्केट के भरोसे नहीं बैठ सकते या होप में नहीं बैठ सकते हो कि भाई हमारा जो जिस लेवल पे मैंने आज बाय किया है, हो सकता है कि वो लेवल्स हमें देखने को ही ना मिले। जैसे मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में अपेक्स फ्रोजन फूड्स की बात की थी, वो हाई कंपनी के, ये जो बात बोली ना आपने एपेक्स, जो एपेक्स वो वाली लाइन ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैंने अपेक्स फ्रोजन फूड्स में अप्लाई किया था, तो वो स्टॉक उस 2017 के आसपास स्टॉक ने 939 का हाई लगाया था। वो लेवल्स अभी तक नहीं आए हैं। तो आप मार्केट के अंदर होप में तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते कि वही वो लेवल आएंगे ही आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस अपना लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज तो अगर आप नहीं लेंगे तो मार्केट कटवाएगी आपकी पोजीशनें। तो यही सब चीज़ें जो रिटेलर को ध्यान में रखनी चाहिए चीज़ें। ठीक है। और माइंडसेट कैसा होना चाहिए?
माइंड से मतलब आपका क्या माइंडसेट रहता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और एक बिगिनर या फिर जो थोड़े टाइम से मार्केट में है उसको क्या माइंडसेट फॉलो करना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आप मेरा माइंडसेट किस तरीके से वर्क करे या फिर आपका किस तरीके से वर्क करता है? जब मैं मार्केट के अंदर 9 साल से हूँ, जो पहले मेरा माइंडसेट कभी हुआ करता था, जो कि हर एक बिगिनर का होता है, और आज माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है कि हम किसी भी ट्रेड के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस तो हो ही नहीं सकते, कि हमें ऐसा नहीं सोच सकते कि यार ये ट्रेड 101% मेरे फेवर में जाएगी। हमें अब दोनों चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है। अगर हमारा टारगेट हिट होगा तो हमें वहाँ से निकल जाना है, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो वहाँ से निकल जाना है हमें। हम कभी भी होप में नहीं बैठना चाहिए किसी भी रिटेलर को, या किसी भी रिटेलर को, या किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशन तो खैर गलतियाँ करते ही नहीं है। रिटेलर के लिए खासकर ये सीख है कि हमें कभी भी मार्केट के अंदर होप में नहीं बैठना है। अगर वो ट्रेड हमारे अपोजिट चली गई है तो उस ट्रेड से हमें निकल जाना है। लेकिन बिगिनर क्या करते हैं, वो होप में बैठे रहते हैं, वो एवरेज करते रहते हैं, और एवरेज करना भी ठीक नहीं है। अब मैं दोबारा से अगर आता हूँ, मैं येस बैंक 350 रुपये का स्टॉक है। अगर आप एवरेज करते रहते हैं तो कहाँ तक एवरेज करते हो स्टॉक को? 350 रुपये वाला स्टॉक 5 रुपये तक भी आ गया था ना। और वोडाफोन आइडिया को देख लीजिए आप, 100 रुपये वाला स्टॉक 2-3 रुपये पे भी आ गया था। तो एवरेज करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे, सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन आप नहीं जी सकते मार्केट से। तो आपको बेटर है कि आप पहले ही अपना स्टॉप लॉस ले लो ना, 5-10 रुपये का जो भी आपका स्टॉप लॉस है, 5-10% का आपका स्टॉप लॉस है, वो ले लो आप वो अपॉर्चुनिटी भी तो आप मिस कर रहे हो। अगर जैसे मैं डीएलएफ की बात करूं, डीएलएफ के जो 1100 रुपये के लेवल थे वो आज तक नहीं आए हैं। लोगों ने कितना लंबा इंतजार किया, 16 साल हो गए हैं, आज तक वो रेट नहीं आए हैं। लोगों ने अपॉर्चुनिटी तो मिस कर दी ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एक। तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस नहीं करनी है, आपको उस ट्रेड से एग्जिट हो गया के दूसरी पोजीशन बनानी है अपनी। ठीक है जी। अच्छा, एक अभी मार्केट में एक न्यूज ट्रेंड चल रही है जी। अडानी जी की। अमेरिका ने ब्लेम लगाया है उनके ऊपर 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का। तो वो पूरा माजरा क्या है और इसका जो मार्केट पे फर्क आ रहा है, देखने को भी मिला है। मैं अडानी के 20% स्टॉक गिरे हैं। तो अभी मार्केट में और कितना मतलब अडानी के शेयर्स में और कितना करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, मतलब डाउनफॉल? देखिए, अगर मैं न्यू बिगनर्स, अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उनको अभी नहीं लगाना चाहिए पैसे अडानी के स्टॉक्स में, क्योंकि जब से देखोगा अडानी का जो नाता है ना, खबरों में हमेशा बने ही रहते हैं अडानी के स्टॉक्स। कभी नेगेटिव न्यूज़ भी आती है, जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बड़ी बुरी तरह गिरते भी हैं, और जब पॉजिटिव न्यूज़ कभी आती है तो बुरी तरह भागते भी हैं। तो रिटेलर्स को तो इस तरीके के हाई बीटा जो स्टॉक्स हैं तो उनसे तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने पैसा भी बना के दिया है, अपने इन्वेस्टर्स को पैसा भी बना के दिया। आप अडानी एंटरप्राइजेस को देख लीजिए, पहले 300-400 रुपये पे ट्रेड होता था कुछ 4-5 साल पहले। ये 400 रुपये से नॉन स्टॉप भागा, 4400 रुपये के भी इसने हाई लगाए। अडानी पोर्ट ने भी अच्छा खासा पैसा अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। तो ये तो एक बाजार के एक कुदरती चीज़ है ये, कि जो चीज़ ऊपर गई है वो नीचे भी आएगी, और किसी ना किसी कोई ना कोई तो देखो, इतने बड़े ग्रुप्स हैं ये, कोई ना कोई तो नेगेटिव न्यूज़ वैसे भी आएगी, पहले भी आती रहेंगी और आगे भी आती रहेंगी ये। ठीक है, तो इतनी पैनिक वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी कोई पोजीशनें बनी हुई हैं तो आपको, मैंने जैसे बताया, स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। 5-10% का आप स्टॉप लॉस लेके उस पोजीशन से एग्जिट कीजिए अगर आपके अपोजिट जा रही है। और न्यू बिगनर्स, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई राय नहीं है अडानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। आप जस्ट वेट एंड वॉच कीजिए उसके अंदर। ठीक है, अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। ओके। ठीक है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको एक सेलेक्ट करके बताना। ओके। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस? मैं बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। वैल्यू इन्वेस्टिंग या फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग। लार्ज कैप और स्मॉल कैप? लार्ज कैप। स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर? स्टॉप लॉस ऑर्डर। आईपीओ या फिर सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इनकम? कैपिटल गेंस। टेक्निकल इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न? कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है ना, वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। वो हमें काफ़ी, जो सब कुछ एक्शन होने के बाद हमें बताते हैं, और जो प्राइस एक्शन है वो हमें तुरंत बताता है, इसीलिए। थैंक यू सो मच लवलीन सर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। लवलीन जी के साथ में हमने एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी शूट की है, वो जल्दी हमारे चैनल पे लाइव होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें उसके लिए। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।
अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।